हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में जो है हम लोगों ने ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है ये पढ़ा। ठीक है भाई, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर, ये सब पढ़ा। अब लोग उसी सीरीज में जो है रेडॉक्स चैप्टर में, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकारक तथा अपचायक। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैं हिंदी के साथ आपको पहले भी बताया गया कि इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। सो ऑक्सीकारक तथा अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इस पे बात करेंगे। तो देखो होता क्या है कि ऑक्सीकारक यानी कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है और अपचायक का मतलब कुछ अपचयन हो रहा है। तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कोई ऑक्सीकारक है तो ये ऑक्सीडाइज करेगा या खुद का ऑक्सीडेशन होगा, ये समझना है। सिंपल कहानी समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, कहते हैं कि ये जो है बहुत शैतान बच्चा है। ओके, बहुत शैतान है। अच्छा शैतान है तो कुछ तो करता होगा, तभी तो शैतान है बेटा। तो करता क्या है, झापड़ मारता है। अब झापड़ मारने के दो तरीके हैं, या तो किसी और को मारे या खुद को मारे। तो शैतान कब होगा बताओ, शैतान कब होगा, जब खुद के मारेगा या दूसरे के मारेगा। क्लियर है। तो शैतान तब होगा जब ये दूसरे के झापड़ मारेगा। अगर खुद के मारता है तो पागल होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी और को ऑक्सीडाइज करता है तो ऑक्सीकारक होगा, किसी और को ऑक्सीडाइज करता है तो ऑक्सीकारक होगा, और किसी और को रिड्यूस करता है यानी किसी को अपचयित करता है तो अपचयक होगा। क्लियर है। यानी अगर अभिकर्मक किसी दूसरे अभिकर्मक को ऑक्सीकृत करता है ऑक्सीकृत करता है तथा स्वयं अपचयित होता है तो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। समझो, यानी जब कोई अभिकर्मक किसी दूसरे अभिकर्मक को ऑक्सीकरण करता है, यानी ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीडेशन में उसका बढ़ाता है और खुद का घटाता है, तो उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। दूसरा, अगर अभिकर्मक किसी दूसरे अभिकर्मक को अपचयित करता है तथा खुद ऑक्सीकृत होता है तो उसे अपचायक कहते हैं। ये देखो, चेक करो, समझ में आया। तो ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, कहानी क्लियर हो गई। देख लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल समझें।
मान लीजिए Mg प्लस हाफ O2 से ये मिला MgO, ये देखिए, समझिएगा भाई, यहाँ Mg का ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, यानी Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। चेक करो, Mg का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण। अगर Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है तो Mg क्या होगा, Mg होगा अपचायक। क्या होगा बेटा, अपचायक। और O2 0 से -2 में जा रहा है, यानी ये अपचयित हो रहा है, यानी ये ऑक्सीकारक होगा। चेक करो, तो ये जो है अपचायक और ऑक्सीकारक समझ में आया। क्लियर है, देख लीजिए और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए NH3 का रिएक्शन O2 से हुआ, मिला NO और वाटर, ये देखिए, ठीक है बेटा। NH3 में N का ऑक्सीकरण संख्या -3 है और यहां पे +2 है। देखो N का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, -3, और यहां +2 है, यानी इसका आप देखिए क्या हो रहा है, ये ऑक्सीकरण है। क्या है बेटा, ये है ऑक्सीकरण। यहां 0 है, 0 से -2 जा रहा है, इसका मतलब ये अपचयन है। चेक करो, ये क्या है, अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, क्या कहानी क्लियर हुई। अगर ऐसा है, देखो ये ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये अपचायक है, ये अपचायक है, और यहां अपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीकारक है। उल्टा होता है, ऑक्सीकारक है। क्या कहानी समझ में आई। तो ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, ये कहानी एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आगे समझिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ये समझते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को हिंदी यार थोड़ा सा ना लिखने में हो सकता है, थोड़ा मोड़ा हिंदी लिखने में गलत हो जाए ना, तो आप उसको मैनेज कर लेना, क्योंकि हिंदी देखो यार बहुत सालों से क्या लिखी नहीं गई है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, समझिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ हो रहा हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ हो रहा हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और एक बात बता दें आपको, एडवांस और मेंस दोनों में क्वेश्चन आता है। कैसे, 4 ऑप्शन देगा, नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखिए, जैसे ये देखिए, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे, -3 से +2, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ये ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां 0 से -2 जा रहा है, इसका मतलब 0 से -2 जाना, इसका मतलब ये अपचयन हो रहा है। देखिए 0 से -2 मतलब ये क्या हो रहा है, अपचयन। इसका मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है भाई, समझ में आया। यहां से आप देखिए
कि जब ये यहां गया तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है, चेक करो, और जब ये O यहां गया, ये देखिए, तो ये अपचयन हो गया। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन क्या अभिक्रिया में एक साथ हो रहा है, इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या ये बात समझ में आ रही? देखिए, और देखिए, अगर अपन और बात करें, ये देखिए, यहां Mg का बेटा 0 है, यहां ऑक्सीकरण संख्या +2 है, यानी Mg जब यहां जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, देखिएगा, ये हो रहा है ऑक्सीकरण, और जब ये यहां -2 में जा रहा है तो ये अपचयन। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन क्या दोनों हो रहा है? अगर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, इसका मतलब इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। देखो, क्या कहानी क्लियर है? क्या भाई बात समझ में आ गई? अब आगे पढ़ेंगे, एक और अभिक्रिया होती है डिसप्रपोर्शनेट अभिक्रिया। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, इसी को हम लोग विषमानुपाती अभिक्रिया, क्लियर? विषमानुपाती अभिक्रिया, ठीक है। तो अब ये होती क्या है, समझिए। विषमानुपाती अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया, ध्यान सुनिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का, ध्यान सुनिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो रहा हो। पहले बात समझ में आई? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो रहा हो, उसे हम विषमानुपाती अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए, I2 गिव्स I माइनस प्लस IO3 माइनस, यहां I का क्या है, 0। देखिए, 0 से गया -1 में, 0 से जब -1 में गया, ये देखिए, तो ये बेटा क्या हो गया, ये हो गया अपचयन, ये हो गया आपका अपचयन। अच्छा, 0 से यहां ऑक्सीकरण संख्या +5 है, तो जब ये 0 से यहां आया तो ये हुआ ऑक्सीकरण, ये हुआ ऑक्सीकरण। इसका मतलब कि I का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और I का ही अपचयन हो रहा है। देखो, तो अगर I का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और I का ही अपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये विषमानुपाती अभिक्रिया है। और प्रत्येक विषमानुपाती अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक विषमानुपाती अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, प्रत्येक विषमानुपाती अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, ध्यान रखना।
कोई भी विषमानुपाती अभिक्रिया है तो रिडॉक्स होगी, लेकिन रिडॉक्स है विषमानुपाती हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? देख लीजिएगा। क्लियर? और लिखना है कुछ और देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ P4 का क्या है बेटा 0, यहाँ आप देखिएगा तो ये -3 है और ये आपका +1 है। चेक करो, -3 और +1। क्लियर? सो यहाँ से आप देखोगे कि 0 से लेके -3 जाना ये हो गया अपचयन। ये क्या हो गया? अपचयन। और 0 से +1 जाना ये हो गया ऑक्सीकरण। तो क्या फास्फोरस का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इसका मतलब फास्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, यानी ये एक विषमानुपाती अभिक्रिया है। और देखो H2O2 से H2O + ½ O2 बन रहा है। यहां आप देखोगे परऑक्साइड है, परऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -1। यहां कितना है? -2। यहां कितना है? 0। सो -1 से -2 आना, -1 से -2 ये हो गया आपका अपचयन। देखो, और -1 से 0 ये हो गया ऑक्सीकरण। यानी क्या अपचयन ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, इसका मतलब H2O2 का यहां डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, यानी विषमानुपाती अभिक्रिया है। क्या कहानी क्लियर हुई बेटा? देख लो, समझ में आ रहा है? पक्का? देख लीजिए। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलना, कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत बोलना बेटा, ठीक है? देख लीजिए। क्लियर? समझ में आ गया? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये आपको जो है समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है कि आपने जो है मोलारिटी पढ़ा था, मोल में मोलारिटी, मोलालिटी, ये दो चीजें पढ़ी थी। जो आपने नहीं पढ़ी थी वो है नॉर्मैलिटी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नॉर्मैलिटी क्या होता है। नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता, इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब ये नॉर्मलता क्या है, देखिए सबसे सही तरीका, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे हैं भाई आपको, ध्यान रखिएगा। सो नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता, नॉर्मलता क्या होती है समझिएगा। एक नया टर्म आएगा इसमें। जैसे मोलारता हमने पढ़ा, मोलारता में हमने पढ़ा कि 1 लीटर बिलियन में, याद करिएगा, 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। याद करो, पढ़े थे? 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। याद आ रहा बेटा? 1 लीटर बिलियन में विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलारता। अब नॉर्मलता क्या है, ध्यान सुनिएगा। तो 1 लीटर बिलियन में, ये फिक्स्ड है कि 1 लीटर बिलियन में, ध्यान सुनिएगा जो बोल रहे हैं, 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? फिर समझो। 1 लीटर, क्लियर करना, 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। मतलब 1 लीटर विलयन में विलेय के
ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ये देखो, यानी नॉर्मलता को लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे, ध्यान से, बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये देखिए, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये है नॉर्मलता। समझ में आया आपको? नॉर्मलता ये है। अब ये हुआ कि यार, अब ध्यान से, इसका मतलब क्या है, जैसे 10 लीटर में इतने, तो हमें 1 लीटर में निकालना होता है ना बेटा, तो 10 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 1 लीटर में आ जाएगा। अब एक नया टर्म आया, ग्राम तुल्यांक। तो देखिएगा, नया टर्म समझते हैं कि ये ग्राम तुल्यांक क्या है। ग्राम तुल्यांक को ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं अंग्रेजी में ना। ग्राम तुल्यांक क्या है? देखो, मोल निकालते थे, मोल कैसे निकालते थे? वेट इन ग्राम, यानी विलेय का ग्राम में भार या किसी का ग्राम में भार बटे अणु भार। तो यहां क्या होता है, ध्यान सुनो, ग्राम में भार बटे, मोल निकालने के लिए बटे करते थे अणु भार, और यहां करते हैं हम लोग तुल्यांकी भार। ये देखिए, ग्राम तुल्यांक इक्वल टू ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। क्या भाई बात समझ में आई? ग्राम तुल्यांक क्या होगा? ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। क्या समझ में आया? कहानी क्लियर हुई? देख लीजिए। अब एक नया फिर टर्म आ गया, तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार समझते हैं कि भाई ये कहां से आ गया, तो तुल्यांकी भार ये हुआ कि यार ये तुल्यांकी भार क्या है। तो बात जरा समझिए, तुल्यांकी भार होता क्या है। डिफिनीशन की बात करें, तुल्यांकी भार किसी तत्व का वह भार है। मान लो कभी पूछ लेता है, तो तुल्यांकी भार किसी तत्व का वह भार है जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से, या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से जुड़ता है, या इतना विस्थापित कर देता है, उसे हम तुल्यांकी भार कहते हैं। चेक करो। और ये होता है अणु भार या परमाणु भार बटे संयोजकता फैक्टर, संयोजकता गुणांक। इस संयोजकता गुणांक को दूसरा भी नाम देते हैं, बताएंगे अभी। बैलेंसी फैक्टर को संयोजकता गुणांक हो गया, उसी को एन फैक्टर भी बोलते हैं बेटा। तो पहले हम तुल्यांकी भार की परिभाषा लिख दें, फिर आप समझना। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, ये ना हो कि यार ये यहां डाउट रह गया। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार क्या है? किसी तत्व का वह भार जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से, ग्राम, या ऑक्सीजन के 8 ग्राम, या Cl के 35.5 ग्राम से जुड़ता है, या इतना ही विस्थापित करता है।
विस्थापित करता है, उस भार को तुल्यांकी भार कहते हैं। उसको तुल्यांकी भार कहते हैं। देख लीजिए, क्लियर है? कहानी क्लियर हुई बेटा? देख लो, क्लियर। जैसे CO2 में C का तुल्यांकी भार निकालना है आपको, मान लीजिए CO2 में C का तुल्यांकी भार निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे रिएक्शन हुई, क्या ऐसे अभिक्रिया हुई होगी? यानी CO2 जो बना, क्या CO2 में C का 1 मोल, O2 का 1 मोल, इसका मतलब कार्बन का 12 ग्राम O2 यानी 32 ग्राम से कंबाइन करता है। क्लियर? यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम कार्बन से मिलकर CO2 बनाता है। अच्छा, तुल्यांकी भार क्या होता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कार्बन से कंबाइन करेगा? क्योंकि क्या वेट पढ़े थे, वह भार जो 8 ग्राम से कंबाइन करे, तो 32 से इतना, तो 8 ग्राम से कितना होगा? 12/32 इंटू 8 3। तो तुल्यांकी भार कितना हो गया? ये हो गया कार्बन का तुल्यांकी भार। कार्बन का तुल्यांकी भार CO2 में, ये देखो, चेक कर लो भाई, समझ में आया? देखिए, जैसे आओ देखो, AlCl3 में एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार क्या होगा? ये देखो, AlCl3 में एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार क्या होगा, समझते हैं? देखिए, AlCl3, ऐसा क्या लग रहा है कि अगर एक Al है तो 3 Cl है। चेक करो, तो Al का जो परमाणु भार है वो है 27 और Cl का है 35.5। यानी देखना ध्यान से, 35.5 इंटू 3 ग्राम Cl, क्या 27 ग्राम एल्युमिनियम से मिलकर AlCl3 बनाता है। ये देखो, समझ में आया? अच्छा, डेफिनेशन क्या होती है कि 35.5 ग्राम कितने ग्राम से जुड़ेगा, वो उसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो 30.55 ग्राम Cl कितने से जुड़ेगा भाई? 27 डिवाइड बाई 3 इंटू 35.5 इंटू 35.5, ये खत्म 9, ये हो गया Al का तुल्यांकी भार। चेक करो बेटा, ये हो गया Al का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का बेसिक डिफिनीशन समझ में आया? कैसे निकालते हैं, ये बेसिक डिफिनीशन है, देख लीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। क्या भाई कहानी समझ में आई? कोई डाउट? देखिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो मेन हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि भाई जो तुल्यांकी भार है ना, ये क्या होता है? ये होता है अणु भार या परमाणु भार, जनरली अणु भार होगा, या परमाणु भार बटे संयोजकता फैक्टर
संयोजकता गुणांक, या इसी को n गुणांक भी कहते हैं, n फैक्टर, n गुणांक। यानी अगर कहीं से हमारे को ये पता चल जाए n गुणांक तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, और देखो छोटे छोटे फार्मूले और डिराइव करते हैं। सो नॉर्मलता, नॉर्मलता n क्या आया था याद करो, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। चेक करो, देखो भाई, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब समझो यहां से नॉर्मलता इक्वल टू, देखो विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या होगा बताओ, ग्राम तुल्यांक अभी क्या बताए थे, ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार, याद आया, इनटू V। ठीक है, V मतलब वॉल्यूम लीटर में। इसको आप लिखिए ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को क्या लिखिएगा, देखिए अणुभार बटा n फैक्टर, अणुभार बटा n फैक्टर इनटू वॉल्यूम। तो यहां से आप देखिएगा कि नॉर्मलता का जो वैल्यू आएगा, ये n फैक्टर बटा चला गया ऊपर, तो ये आया ग्राम में भार इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई अणुभार V मतलब वॉल्यूम आयतन। दिस इज इक्वल टू, देखो ग्राम में भार बटा अणुभार मोल्स होता है, ग्राम में भार बटा अणुभार क्या होता है, मोल्स, और मोल्स बटे आयतन क्या होता है, मोलरता। यानी क्या ये आ जाएगा मोलरता इंटू n फैक्टर। चेक करो, यानी देखिएगा रिजल्ट क्या बन गया, देखिएगा भाई, रिजल्ट बेटा ये बना कि जो नॉर्मलता होगी वो होगी मोलरता इंटू n फैक्टर। ये देखो, यानी अगर आपको मोलरता पता है तो आप नॉर्मलता निकाल लेंगे, मोलरता से नॉर्मलता, नॉर्मलता से मोलरता। अगर हम इनको क्या करें, ध्यान से देखिएगा कि वॉल्यूम से आप क्या करो, इनको दोनों साइड जो है गुणा कर दो। देखो क्या होगा, नॉर्मलता इंटू वॉल्यूम, मोलरता इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। ये देखो, अब देखो मोलरता इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स। देखो नॉर्मलता इंटू वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। चेक करो यहां से, देखो नॉर्मलता, क्लियर। अगर ये क्या था, ये ग्राम तुल्यांक था ना बेटा, तो ग्राम तुल्यांक बटे V, तो V से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां ये नॉर्मलता इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक बराबर मोलरता इंटू वॉल्यूम क्या होगा, मोल इंटू n फैक्टर। ये देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे को मोल पता हो और n फैक्टर पता हो, तो मोल को जब n फैक्टर से गुणा करोगे तो ग्राम तुल्यांक आ जाएंगे, और नॉर्मलता मोलरता इंटू n फैक्टर आ गया। यानी रिडॉक्स में, यानी इसमें इस चैप्टर में पता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, n फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार n फैक्टर निकालना आ जाए तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। क्या भाई बात समझ में आई?
कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। देखिए अब आते हैं n फैक्टर पे, n गुणांक। n गुणांक, अब क्या होता है कि जो n गुणांक होता है, बात जरा समझिएगा, जो n गुणांक होता है उसका सीधा सा तरीका क्या है कि जब हम n गुणांक की बात करते हैं तो n गुणांक अलग अलग यौगिकों का अलग अलग निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अम्ल तथा क्षार का n गुणांक। उसके पहले हम अम्ल तथा क्षार इनकी बात करेंगे कि भाई ये होते क्या हैं, मतलब एसिड एंड बेस, ये क्या होते हैं, इनकी बात की जाए कि भाई ये एसिड बेस क्या होते हैं, तो इनकी बात करते हैं। तो बात जरा समझिए, है क्या चक्कर कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्लों और क्षार के लिए कई सारी स्टोरीज हैं, कई सारी थ्योरी हैं, कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने जो है अम्ल क्षार के बारे में बताया। सबसे पुरानी जो थ्योरी है वो है आर्हीनियस थ्योरी। क्या है? आर्हीनियस सिद्धांत, आर्हीनियस थ्योरी। सो आर्हीनियस थ्योरी क्या है, आर्हीनियस सिद्धांत क्या है? पहली थ्योरी जो है वो है आर्हीनियस थ्योरी, आर्हीनियस सिद्धांत लिख लेना इसी का हिंदी, आर्हीनियस सिद्धांत। तो आर्हीनियस थ्योरी क्या कहती है समझिएगा, ये अम्ल क्षार के लिए। ऐसा इसने बोला कि अम्ल वह यौगिक हैं जो जल में H+ आयन देते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह अयौगिक हैं, अम्ल वह यौगिक है जो जल में H+ आयन देता है तथा क्षार वह यौगिक है जो जल में OH- आयन देता है। चेक करो, यानी इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जो जल में H+ आयन देता है तथा क्षार में OH- आयन देता है, वो बेस है। क्या भाई, अम्ल क्या होगा जो H+ देगा जल में, और क्षार क्या होगा जो OH- देगा जल में। इतना कह के जो है आर्हीनियस साहब का काम खत्म हो गया। ठीक है, जो हो गया आर्हीनियस थ्योरी। जैसे अम्ल HCl, एस्टिक एसिड, HNO3, H2SO4, ये सब आर्हीनियस अम्ल है। और आर्हीनियस क्षार क्या है? NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो OH देते हैं वो क्षार है। ठीक है, अब इसके बाद समझिएगा क्या हुआ। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, हिंदी लिख लेना, इसी का नाम है, नाम में क्या फर्क पड़ता है। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, देखिए ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या कहती है, इसी को हम लोग प्रोटॉन थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन थ्योरी। प्रोटॉन थ्योरी। सो क्या होती है प्रोटॉन थ्योरी, क्या है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, समझें। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी दो लोग थे, तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसी। तो ब्रॉन्स्टेड साहब जब आए, उन्होंने देखा कि यार आर्हीनियस साहब ने जो है एसिड बेस के बारे में बढ़िया बता दिया। अब एक्चुअली में होता क्या है, जब आपको उसी थ्योरी में काम करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो पीछे वाला जो आपको भाई बता के गया है वो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी है। क्योंकि
अगर आप उसको गड़बड़ी नहीं दिखाओगे तो आपकी बात ही नहीं मानेगा। भाई जब वो पढ़ चुका है तो आप क्यों पढ़ेगा। तो क्या हुआ, ब्रॉन्स्टेड साहब आए। ब्रॉन्स्टेड साहब ने थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने कहा यार आर्नियस साहब ने बताया तो बढ़िया है, लेकिन मैं अपनी बात को कैसे साबित करूं। तो उनके दिमाग में जो है कुछ चला होगा। ऐसे सोचो, पब्लिक को इकट्ठा किया गया, पब्लिक को इकट्ठा किया गया ना बताने के लिए कि भाई अम्ल क्षार क्या होते हैं। पब्लिक आई तो उन्होंने क्या होता कि जब आपको किसी की बुराई करनी हो ना, ध्यान सुनना, जब आपको किसी की बुराई करनी हो तो पहला काम ऐसा नहीं आए और बुराई करना स्टार्ट। भाई अब आप ऐसे करोगे तो लोग कहेंगे यार बहुत गंदा आदमी है, आते ही बुराई करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बुराई नहीं करते। अगर बुराई करना है उसका जो है तरीका है। कैसे? सबसे पहले आप क्या करो कि उसकी खूब तारीफ करो, खूब तारीफ करो, ऐसा है बहुत बढ़िया आदमी है, अब भाई साहब शानदार आदमी है, और फिर लगाओ लेकिन स्टार्ट। क्लियर? तो ब्रॉन्स्टेड साहब आए। ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा कि आर्नियस जो थे, आर्नियस गजब ज्ञान है भाई साहब, आर्नियस जैसा ज्ञानी आदमी तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। ओ भाई साहब क्या ज्ञान है, चाहे फिजिक्स की बात कर लो, चाहे केमिस्ट्री कर लो, चाहे मैथ्स की कर लो, भाई को सब आता है। बहुत ही तगड़ा आदमी और ज्ञान के साथ साथ आदमी माशाल्लाह बहुत बढ़िया आदमी। लेकिन ये जो आपको अम्ल क्षार की स्टोरी बता गए हैं आर्नियस साहब, है तो सही लेकिन इसमें थोड़ी कमी है। अब पब्लिक को क्या होता है, पब्लिक को जब आप इस तरह की बातें करते हो कि भाई बहुत बढ़िया आदमी ये वो, तो आदमी को लगता है यार ये भी आदमी ठीक है यार, बढ़िया करता है, देखो तारीफ बढ़िया कर रहा है। लेकिन जब आपने लेकिन लगाया तो लगता है क्या गड़बड़ हो गया भाई, ऐसा क्या गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा देखो सुनो क्या गड़बड़ है, तुम लोग भी सुनना कि आर्नियस थ्योरी में क्या गड़बड़ है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। आर्नियस साहब ने कहा कि अम्ल वह यौगिक हैं जो जल में H+ आयन देते हैं, और क्षार वो हैं जो जल में OH- आयन देते हैं। तो उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये आर्नियस साहब की जो अम्ल क्षार की स्टोरी है, ऐसा लग रहा है ये केवल यूपी बिहार में ही लगेगी और कहीं लगे न लगे, यूपी बिहार के लिए वैलिड है। तो यूपी बिहार के लिए वैलिड है, ये क्या है? क्योंकि यूपी बिहार में जल की कमी नहीं है ना। भाई आपका मन किया HCl क्या है, बोले पता नहीं क्या है, चेक करते हैं। तो क्या कैसे चेक करोगे? बोलो अरे भाई HCl को जल में मिलाओगे तो यूपी बिहार में जगह जगह देखे होगे ना हैंड पंप लगे होते हैं। जो लोग यूपी बिहार के होंगे उन्हें लग रहा होगा हाँ सर सही कह रहे हैं। तो हैंड पंप से पानी भर के मिला दिए, लो HCl पता चल गया, H+ दे रहा है, लो अम्ल हो गया। अब यही सोचो कि राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट में बैठ के एक आदमी जा रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, रेगिस्तान में ऊंट में बैठ के एक आदमी जा रहा है, और उसके मन में एकदम विचार आया कि यार HCl भाई क्या है, एसिड है या बेस है, यानी अम्ल है या क्षार है, तो बताओ क्या करेगा। बोले क्या करेगा, जल लेगा उसमें HCl डाल देगा। अबे भाई रेगिस्तान है, पीने का पानी नहीं, तुम्हें HCl की पड़ी है, कहां से लाएगा जल, जल तो रेगिस्तान में कहां मिलेगा। इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया। यानी आर्नियस थ्योरी में केवल क्या गड़बड़ी रही, जल की। जो इन्होंने ये कह दिया कि जल में H+ देगा, बस यही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी सब सही था। अच्छा तो पब्लिक सोचो, जो पब्लिक सुनने आई थी उनके यार मन में हाँ यार बात तो सही है, हर जगह थोड़ी ना जल मिलेगा। तो फिर पब्लिक ने कहा ब्रॉन्स्टेड साहब से कि ब्रॉन्स्टेड साहब आप ही बताइए कि अम्ल क्या है क्षार क्या है, आप ही बता दीजिए, यही सही है। बात समझ में आई? तो ब्रॉन्स्टेड साहब ने क्या कहा, ध्यान सुनिए। इस सिद्धांत के अनुसार समझिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जो प्रोटॉन देता है। समझ रहे हो?
अच्छा बताओ, आर्हेनियस ने क्या कहा था, जो H प्लस देता है, और H प्लस और प्रोटॉन तो सेम ही है, लेकिन वो जल वाली स्टोरी इन्होंने हटा दी। देखो, प्रोटॉन देता है तथा क्षार वह यौगिक है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। देखो समझ में आया प्रोटॉन थ्योरी क्यों कही गई? क्योंकि यहां से प्रोटॉन का ही काम है, जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल होगा, जो प्रोटॉन लेगा वो क्षार होगा। समझ में आया? ये है ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या होगा समझो, जैसे समझते हैं, वाटर अमोनिया आपस में रिएक्ट किया तो ये मिल गया इस तरह का कंपाउंड। चेक करो ध्यान से क्या हुआ, कौन अम्ल है कौन क्षार है। देखो वाटर NH3, तो NH3 से क्या मिला है NH4, यानी इसने H प्लस लिया है और इसने H प्लस दिया है, यानी ये जो हुआ ब्रोंस्टेड क्षार हुआ। सोचो, क्योंकि ये H प्लस क्या कर रहा है, ले रहा है, और ये H प्लस दे रहा है, तो ये ब्रोंस्टेड अम्ल हुआ। चेक करो, ये देखो क्या समझ में आया? तो जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल होगा, जो प्रोटॉन लेगा वो क्षार होगा। देख लो, ये है ब्रोंस्टेड थ्योरी। क्लियर बेटा? देख लो, इसके बाद ये सोचो, लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी क्या है? अब देखो, आर्हेनियस साहब ने स्टोरी बता दी, ब्रोंस्टेड साहब ने बता दी, अब मौका किसको मिला? लुईस साहब को। लुईस साहब आए, उन्होंने पढ़ा कि यार आर्हेनियस साहब ने तो अच्छा बताया था, अच्छा जो उसमें कमी थी वो ब्रोंस्टेड साहब पूरी कर गए, अब मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या बताऊं। ठीक है, लुईस साहब आए, लुईस साहब आए और उन्हें दिमाग लगाया और पब्लिक को इकट्ठा किया। पब्लिक को इकट्ठा किया और बताया। देखो क्या बताया उन्होंने? कहा कि भाई आर्हेनियस साहब तो बहुत ही विद्वान थे, आर्हेनियस साहब का ज्ञान गजब ज्ञान था ना, लेकिन ब्रोंस्टेड साहब उनसे भी 2 कदम आगे निकले और उन्होंने देखो कितना शानदार थ्योरी, प्रोटॉन थ्योरी बताई, मजा ही आ गया। ब्रोंस्टेड साहब तो आदमी ही शानदार है, मतलब गजब आदमी है, नंबर 1। ठीक है, शानदार आदमी, शानदार जानदार जिंदाबाद आदमी है। ठीक है, बहुत तारीफ की बेसिकली, लेकिन कुछ कमी है। तो लोगों को लगे यार तारीफ तो बहुत कर रहे थे, अब कह रहे हैं कुछ कमी है। तो कुछ लोग होते हैं कि और अच्छा कमी है, बताइए साहब, आप ही बताइए फिर क्या कमी है। तो लुईस साहब ने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा। लुईस साहब ने कहा कि देखो, चाहे हम आर्हेनियस को मान लें चाहे ब्रोंस्टेड को मान लें, इन दोनों के अकॉर्डिंग अम्ल वही है जिसमें H प्लस है। कोई उसको प्रोटॉन कह दे रहा है, कोई उसको H प्लस कह दे रहा है। आर्हेनियस ने H प्लस कह दिया, उसी को ब्रोंस्टेड साहब ने प्रोटॉन का नाम दे दिया। लोगों ने कहा हाँ सही तो है, इसमें गलत क्या है? मतलब गलत ये है कि क्या कोई ऐसा यौगिक जिसमें H प्लस ना हो, क्या कोई ऐसा यौगिक जिसमें H प्लस ना हो, क्या वो एसिड नहीं हो सकता? मतलब इन दोनों की बात को माने तो अम्ल वही है जिसमें H प्लस है। ऐसा थोड़ी ना होता है, बिना H प्लस के भी अम्ल होता है। अब लोगों के तो हक्के बक्के उड़ गए बाबू, बिना H प्लस का अम्ल ये कैसे? बोला होता है। क्या होता है सुनिए। बोला 2 प्रकार का यौगिक होता है, एक इलेक्ट्रॉन कमी वाला यौगिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिसको बोलते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन रिच यौगिक होते हैं।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला। बोला हाँ ठीक है। तो बोला जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं यानी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और जिनमें लोन पेयर ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वो लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो अम्ल होते हैं। एक्सेप्ट मतलब ग्रहण करना। जो लोन पेयर मतलब समझ, पेयर मतलब युग्म ना, जो लोन पेयर एक्सेप्ट ग्रहण करते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो लोन पेयर देते हैं वो क्षार होते हैं। समझ में आया? क्लियर? यानी इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है, अम्ल वह यौगिक है जो लोन पेयर ग्रहण करता है तथा क्षार वह यौगिक है जो लोन पेयर देता है या दान करता है। ये देखिए क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे NH3 और BF3 का रिएक्शन हो जाए। बोरॉन के आउटर शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें लोन पेयर की कमी है और इसमें अधिकता है, तो ये लोन पेयर इसको दे देता है, तो यानी ऐसा यौगिक बन जाता है। देखिएगा ये देखिए, तो इसने लोन पेयर दिया और इसने लिया, तो ये जो हो गया ये हो गया लुईस क्षार, लुईस क्षार, और इसने लिया तो ये हो गया लुईस अम्ल। ये देखिए। अच्छा लुईस साहब क्या हुआ कि ये तो थ्योरी बताए, चलते चलते एक बात बोल गए कि दुनिया में, ध्यान सुनना, क्योंकि मैंने ना आर्हेनियस का कॉपी किया ना मैंने ब्रॉन्स्टेड का कॉपी किया, तो इस तरह के जितने अम्ल होंगे वो लुईस अम्ल कहलाएंगे, और जितने इस तरह के क्षार होंगे वो लुईस क्षार कहलाएंगे। क्या भाई बात समझ में आई? ठीक है, देख लो। वसीयतनामा लिख गए, ऐसे समझो, वसीयतनामा लिख गए कि वसीयतनामा समझते हो ना बिल, वसीयतनामा में लिख गए कि जो इस तरह के अम्ल होंगे वो लुईस अम्ल कहलाएंगे, और जो इस तरह के क्षार होंगे वो लुईस क्षार कहलाएंगे। जैसे वसीयतनामा का एक एग्जांपल याद आया, जैसे आपने देखा होगा ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जहां से मैंने IIT की, वहां पे क्या था कि किसने बनवाया तुम्हें पता है? थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 5-7 मिनट, क्लास खत्म हो गई, अब नहीं पढ़ा रहे। तो हुआ क्या कि ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ये बनाई गई, किसने बनाई आपको पता है? नहीं पता है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने पूरी यूनिवर्सिटी बनाई। अच्छा खास बात सुनो, पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत ही गरीब आदमी थे, उनके कोई ऐसा पैसा नहीं था। फिर पैसा नहीं था तो ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे बन गई? ऐसे थोड़ा लगता है कि यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे बन गई? सारी यूनिवर्सिटी चंदे से बनी है, दान से। दान से कैसे? ऐसे सोचो, सबसे पहले मकान बनाना सबसे जरूरी चीज क्या है? जमीन। तो जमीन के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनारस के महाराज के पास गए ना। बनारस के जो महाराज थे, वाराणसी के महाराज, उनसे कहा कि जो है मैं साहब मैं जो है हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। तो बोले बना लो, क्या दिक्कत है, बनाओ। तो बोले साहब जगह चाहिए। बोले जगह चाहिए तो एक काम करो, सुबह जब सूर्य निकले तब से दौड़ना स्टार्ट करो, और तब जब तक दौड़ते रहना जब तक सूर्य ढल ना जाए, और जितना दौड़े सब तुम्हारी। तो भाई साहब ये जो आप देख रहे हो, कभी जितने लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को और वो कभी BHU गए हो, तो इतना जो देख रहे हो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी दौड़े थे सुबह से लेके शाम तक, इतना दौड़ के जमीन ले लिए।
उनके गार्ड वार्ड रहे होंगे राजा महाराजा के, इतना दौड़ गए, सर्किल बना लिए होंगे बेसिकली, तो जितना सर्किल बन गया सब पंडित जी को मिल गई। चलो भाई जमीन आ गई, जमीन में जो है अब जमीन आ गई, अब जमीन के बाद भाई उसका कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाने के लिए तो पैसा चाहिए, तो जगह जगह से चंदा मांगे। सबसे ज़्यादा जो है चंदा पता किसने दिया? हैदराबाद के निजाम ने। निजाम मुस्लिम था बहुत, तब तो यार कट्टरता बहुत थी। तो पंडित जी गए हैदराबाद और जो है निजाम से बोले कि साहब जो है मैं बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप कुछ इसमें मदद करें। तो भाई तो वो बहुत कट्टर थे निजाम जो थे, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया कि साला हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा है और मुझसे मदद मांगने आया। तो निजाम साहब ने पता क्या किया? निजाम साहब ने अपना जूता खोला और फेंक के मारा पंडित जी के, मदन मोहन मालवीय जी के। अब पंडित जी थे पुराने पंडित, ज्ञान तो था ही यार। तो पंडित जी को बुरा नहीं, ठीक है, मतलब बुरा नहीं लगा ऐसा कि लड़ाई झगड़ा करने लगे हों, नहीं भाई राजा महाराजा उनसे कौन लड़ाई करेगा। पंडित जी ने पता क्या किया? पंडित जी ने वो जूता जो निजाम फेंक के मारा उसको ले आए, ठीक है, उठा ले, एक जूता धीरे से उठा ले। अब जब उठा लाए, अब सोचो कि एक जूता सिंगल, एक पैर का जूता भाई पहन भी तो नहीं सकता आदमी, तो करेगा क्या यार? अब करेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। सोच के देखो, अभी सचिन का बैट बिकने को आ जाए तो तमाम हिंदुस्तान में पगले हैं जो करोड़ों में बैट खरीद लेंगे। अभी देखोगे मोदी जी का सूट बिका था करोड़ों में। अरे भाई वो सूट है, उसका करोड़ों में, मतलब पागलों, मतलब समझो जितना सोचोगे उससे ज़्यादा पाओगे, हिंदुस्तान है, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय जी आए और निजाम का जो है जूता नीलाम कर दिया ढोल पीट के कि ये फलाना हैदराबाद के निजाम का जूता नीलाम हो रहा है, ऐसा ढोल बजाते थे ना। तो आप सोचो कि इतना जो है बहुत सारा पैसा, कोई पगला होगा जो निजाम का जूता लेके उसकी आरती करेगा, ओम जय जगदीश हरे, समझ रहे हो। तो बहुत सारा इस तरह पैसा लगा के पंडित जी ने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। मतलब मैं आपको बताऊं, जब हम लोग कॉलेज में थे तो जो मेन गेट है ना बीएचयू का मेन गेट, वहां से हॉस्टल तक जाने का, तब 2002-03 की बात बता रहा हूँ, तब हॉस्टल तक जाने का रिक्शा वाला 10 रुपए लेता था। मेन गेट से हॉस्टल तक का तब 10 रुपए लेता, तभी तो 50 रुपए लेता होगा। सोच के देखो, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत शानदार, ठीक है। कभी मौका मिले तो एक बार जो है बनारस आप जाएं, अगर कभी जाएं तो बीएचयू जरूर घूम के आइएगा, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।